रेडी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, किरण क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार अंडरजन सुपरजन निषेचन जूलॉजी का डिस्कस किया। नाउ टुडे आज हम पढ़ेंगे पादप जल संबंध। टुडे आवर टॉपिक इज प्लांट वाटर रिलेशनशिप, यानी पौधे का जल के साथ क्या संबंध होता है, इसी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार मछली जल के बिना अधूरी है, वैसे ही पादप भी जल के बिना अधूरा है। पौधे को जल की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। पौधे के लिए मुख्यतः खनिज लवण और जल, जो कि अति आवश्यक होते हैं, मुख्य रूप से चाहिए। और हमें पता है कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वह 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। तो ये सब पंच तत्व होते हैं। पंच तत्व से बना शरीर, पंच तत्वों में मिला शरीर, 5 तत्वों से शरीर बना होता है। और इन्हीं 5 तत्वों में हमारा शरीर नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात प्रकृति में कई प्रकार के बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध, नाइट्रोजन बंध, आयनिक बंध, हाइड्रोकार्बन बंध, ऐसे बहुत से बंधन होते हैं जिनमें कि आपस में अणु, परमाणु, तत्व और यौगिक संयुग्मित होते हैं। सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अणु मिलकर तत्व, यदि एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं तो मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं, तथा अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्रकृति में 4 प्रकार के, चाहे वह परमाणु हो, अणु हो, तत्व हो या यौगिक, ये प्रकृति में पाए जाते हैं। हमारा शरीर जो होता है वह छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। इसीलिए कोशिका शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं मूलभूत इकाई होती है। कोशिका हमारे शरीर की सभी जैविक क्रियाएं, चाहे वह उठना, बैठना, खाना, पीना, दौड़ना, चलना, whatever the many reactions in the body to doing by the cells, यानी कोशिकाएं ये सभी क्रियाएं संपन्न करती है। और कोशिका में एक द्रव्य पाया जाता है जिसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य जो होता है विभिन्न प्रकार की भौतिक रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। ये जो जीव द्रव्य होता है, इसमें कई प्रकार की रासायनिक गतिविधियां होती है, जैसे कि विषरण, डिफ्यूजन, अर्थात उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अगरबत्ती को हमने यहाँ जलाया और उसकी खुशबू पूरे कमरे में चारों तरफ फैल जाती है, अर्थात उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कणों का प्रवाह होता है। पारगम्यता, यानी आर पार चले जाना, पारगम्य यानी कि ट्रांसपेरेंट, अर्थात कोई वस्तु आर पार चले जाए, पारगम्य हो जाए, वह पारगम्यता। देन इसके बाद परासरण, परासरण यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली। जहां बात आती है परासरण की, वहां पर मुख्य बात आती है अर्ध पारगम्य झिल्ली की। अर्थात कण गति तो करते हैं, लेकिन यदि उन कणों का प्रवाह अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। और यदि अर्ध पारगम्य झिल्ली ना हो तो वह विषरण कहलाती है। कणों का आदान प्रदान होना, कणों का चले जाना, प्रवाहित होना, इस प्रकार की विषरण क्रिया के अंतर्गत संपन्न होता है। और यदि अर्ध पारगम्य झिल्ली की बात करते हैं तो वहां पर प्रक्रिया परासरण की आती है। उसके बाद जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन यानी जीव द्रव्य का सिकुड़ना। कई बार क्या होता है कि जीव द्रव्य एक जगह एकत्रित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है। और जीव द्रव्य प्रकुंचन, जीव द्रव्य का फैलना, जीव द्रव्य का सिकुड़ना, जीव द्रव्य का फैलना, इस बात पर निर्भर करता है कि जीव द्रव्य की मात्रा कोशिका में कितनी है, उसमें अंतःप्राशन हो रहा है या बहिःप्राशन। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें किशमिश, जो मार्केट में मिलती है, आपने देखा होगा किशमिश को जब हम पानी में डालते हैं तो वह किशमिश फूल जाती है। उसका मुख्य रीजन यही होता है क्योंकि उसमें जल के अणु किशमिश में प्रवाह कर जाते हैं, अर्थात उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण किशमिश फूल जाती है। यहाँ पर यह प्रक्रिया कहलाती है अंतःप्राशरण। अब एक्सोप्राशरण की बात करें, शर्करा का विलयन यदि हम लेते हैं, उस शर्करा के विलयन में यदि हम अंगूर डाल देते हैं तो अंगूर में स्थित जो जल की मात्रा होती है वह बाहर निष्कासित हो जाती है, अर्थात वह अंतःशोषण प्रक्रिया में आ जाता है।
सिकुड़ना फैलना इस बात पर निर्भर करता है कि माध्यम क्या है। किसी भी अवस्था में तीन चरण होते हैं, एक होता है प्रावस्था, एक होती है प्रक्षेपण और दोनों के बीच में होता है माध्यम। प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षेपण, माध्यम, इन दोनों के मध्य होने वाले रिएक्शन यानी कि इनिशिएट स्टेज है फाइनल स्टेज। और ज्यादा जानकारी के लिए आप केमिस्ट्री के अंतर्गत इस बारे में पढ़ोगे। फिलहाल हमारा पहला टॉपिक आज का मिश्रण। तो पादप का जल से क्या संबंध है, यानी पादप जल पर डिपेंड होता है। यदि पादप को जल नहीं मिल पाता है तो वह अपनी पूर्ण वृद्धि नहीं कर पाता, अर्थात उसमें पूर्णतः होने वाला विकास प्रक्रिया रुक जाती है। अतः पादप का जल से वही संबंध है जो मछली का पानी से होता है। आगे हम बात करते हैं मिश्रण की। तो जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट किया कि यदि हम अगरबत्ती को यदि किसी कमरे के एक कोने पर जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, अर्थात कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह है। इसी प्रकार अमोनिया की यदि कोई खुली बोतल, अमोनिया यानी NH3, उसकी खुली बोतल यदि किसी जगह पर स्थापित कर दी जाती है तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, अर्थात कणों का क्या हो रहा है, मिश्रण। इसी प्रकार यदि हम सल्फर के क्रिस्टल की बात करें तो उनको भी यदि पानी में डाला जाता है तो क्रिस्टल चारों तरफ फैल जाते हैं, घुल जाते हैं। तो इस प्रकार कणों का प्रवाह होता है। और चूंकि यह प्रवाह क्यों होता है, इसका मुख्य रीजन है गतिज ऊर्जा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा यानी अणुओं की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। और आपको पता होना चाहिए कि अणु स्थिर नहीं होते हैं, वो गतिशील अवस्था में होते हैं, और गतिशील अवस्था में होते हुए वे अपनी ऊर्जा का ह्रास करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तत्पश्चात हम बात करते हैं विश्रण की परिभाषा की। तो विश्रण की परिभाषा सीधी यही है कि यदि उच्च सांद्रता वाले कण, अधिक सांद्रता वाले कण या उच्च सांद्रता वाले कण निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हमने यहाँ पर अगरबत्ती जलाई और उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, अर्थात यहाँ पर सांद्रता क्या है, उच्च सांद्रता, और कमरे के दूसरे कोने पर सांद्रता क्या है, निम्न सांद्रता। तो इस प्रकार अणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, फैल जाना, ये प्रकार की प्रक्रिया विश्रण कहलाती है। अब स्वतंत्र विश्रण, यदि वो फ्रीडम हो, किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता, तो ऐसा विश्रण स्वतंत्र विश्रण कहलाता है। और यदि उसके बीच में किसी माध्यम या किसी प्रेशराइजर या किसी डाउटफुल कन्फर्मेंट कंटेंट की जरूरत होती है तो वहां पर वह स्वतंत्र विश्रण न कहलाकर प्रतंत्र विश्रण कहलाता है। अब आते हैं मिश्रण को प्रभावित करने वाले कारक। मिश्रण को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मिश्रण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है तापमान। तापमान यानी टेम्परेचर। देखिए तापमान होता क्या है कि किसी वस्तु को दिया गया ताप या किसी वस्तु को गर्म करना ताप कहलाता है और इसका मापन तापक्रम कहलाता है। तो कहने का मतलब मिश्रण प्रक्रिया जो ताप की वृद्धि के कारण बढ़ती है, अर्थात ताप बढ़ाने से विश्रण का मान बढ़ता है, विश्रण की दर बढ़ती है। दूसरा इसका कारण है कि घनत्व, पदार्थ का घनत्व। पदार्थ का घनत्व जितना अधिक होगा विश्रण का मान उतना ही अधिक होगा। यदि हम 1 किलो चीनी की प्रक्रिया की बात करें और एक 250 ग्राम चीनी की बात करें तो 1 किलो में विश्रण प्रक्रिया अधिक होगी कंपेयर 250 ग्राम, बिकॉज this is the measure is high to autonomous with the atoms is propagation in the survive in the solution, so that we can tell is कि घनत्व का मान बढ़ने से ऑटोमेटिकली ही विश्रण का मान भी बढ़ता है। इसके बाद आती है आपकी डेंसिटी यानी घनत्व। घनत्व किसी पदार्थ के आयतन में होने वाली विश्रण की दर का रेशियो क्या कहलाता है, डेंसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज इन डेंसिटी इज कॉल्ड एज डिफ्यूज। तो देन इज डेंसिटी इज लोअर इन दिस एटम। यदि हम बात करें विश्रण की दर की तो विश्रण की दर घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विश्रण की दर बढ़ेगी तो घनत्व कम होगा, डिपेंड करता है कि पदार्थ कैसा है, आयतन के समानुपाती और घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आगे हम बात करें कि विश्रण दाब की प्रवणता यानी कितनी कैपेसिटी से प्रोपिगेट हो रहा है डिफ्यूजन, ये भी इस बात पर निर्भर करता है। इसके बाद विश्रण का महत्व। तो विश्रण का महत्व जैसे हम पेड़ पौधों में देखते हैं कि O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है, अर्थात CO2 गैस क्या होती है, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और O2 गैस छोड़ते हैं।
तो विचरण का सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि गैसों का आदान प्रदान, गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसके बाद जल वाष्प का विसर्जन, यानी जल वाष्प का बाहर निकलना, जल का वाष्प के रूप में पौधों द्वारा जड़ों से अवशोषित किया गया जल जब वाष्प के रूप में वातावरण में निकलता है तो यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, अर्थात जल का वाष्प में परिवर्तन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और तीसरा आता है खनिज लवणों का अवशोषण। पृथ्वी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज लवण जो कि भूमि में खनिज तत्व के रूप में होते हैं, उन्हें अवशोषित करके पौधे को पोषण उपलब्ध कराया जाता है, जो कि डिपेंड इस बात पर करता है कि कितनी मात्रा में किस पौधे द्वारा कितने खनिज लवणों का अवशोषण किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि खनिज लवणों का अवशोषण की प्रक्रिया विसरण प्रक्रिया में निर्भर करती है, क्योंकि अधिक सांद्रता वाले कण जड़ों के माध्यम से निम्न सांद्रता के कणों की तरफ प्रवाहित करते हैं, अर्थात जल के साथ साथ खनिज लवण भी पौधों में प्रवाहित होते हैं। इस प्रकार टुडे वी डिस्कस द टॉपिक इज डिफ्यूजन. Diffusion is this process to high density to low density, the high concentration to low concentration, is the propagation in the terms that we call distribution. इस प्रकार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कणों का जो प्रभाव होता है उसे विचरण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार क्लास लेते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।